नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज जो है भाई हम नया महीना है भाई, मई जो है खत्म हो चुकी, अब जो है भाई जून स्टार्ट हो गया है। क्या हो गया है भाई? नया महीना जो है भाई जून स्टार्ट हो गया है और आज 1 जून है। जो कुछ हो गया पीछे छोड़ो। हालांकि हमको तो हर दिन से नया, हम हमारे लिए क्या महीना, क्या दिन, क्या साल, हर साल नया साल है, हर दिन नया दिन है, हर दिन नया महीना है। तो कहने का मतलब फिर भी चलो मई तो निकल गया, अब जून जो स्टार्ट हो गई है तो कम से कम अभी तो अपने पास आधा साल और बचा है, मान लो ठीक है। आधा साल से थोड़ा तो बचा ही है, तो इतनी मेहनत कर डालो 1-2 साल में। अब देखो आज से ही स्टार्ट कर दो पढ़ाई। अगर नहीं करी जब तक कोई मलाल है, हम सोचते ही रह जाते हैं कल से करूंगा, कल से करूंगा, फिर कल से करूंगा, अब मैं ये सब्जेक्ट कल से उठा लूंगा। ये सबके साथ है, मेरे साथ भी, आप साथ ये सार्वजनिक जो है भाई, ये उस क्षेत्र में बात चल रही है कि सार्वजनिक विचार पे बात चल रही है कि हर किसी का ही है कि मैं कल कर लूंगा, आज कर लूंगा, ये कर लूंगा, और सबके साथ ऐसा होता है कि वो कर ही नहीं पाते। वही बात है कि दिन निकल जाएंगे फिर हमें पर ये चीज़ रह जाएगी, मलाल रह जाएगा दिल में कि शायद शायद उस टाइम हम इतनी मेहनत कर लेते, थोड़ी मेहनत कर लेते तो आज हम शायद थोड़े बहुत किसी मुकाम पे होते। और आधार होना बहुत ज़रूरी है, कहने का मतलब पैसा इतना ज़रूरी। सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे लगता है आजकल के ज़माने में पैसा ही है, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछेगा नहीं और आप अपनी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर सकते। और उसका एक माध्यम जो है भाई वो है जॉब। तो आप जल्दी से जल्दी 1-2 साल जो है मेहनत करके, कोई 6 महीने मेहनत करके भी पेपर निकाल लेता है, तो कर लो भाई, 6-7 महीने की ही बात है। कर लो जोर से मेहनत और जो है भाई पेपर निकाल लो, कोई सा भी पेपर निकाल लो, बस पेपर निकाल लो। चलिए तो देखते हैं भाई हम क्या है भाई 1 जून का जो है करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा जल्द ही रुपे सेवा लॉन्च की जाएगी? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है मालदीव, चौथा ऑप्शन है म्यांमार। बताइए क्या पूछा जा रहा है? रुपे जो है भाई वो सेवा लॉन्च की है, वो भी किस देश ने की है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका जो आंसर है वो है मालदीव। मालदीव सरकार ने जो है वो रुपे एक सेवा लॉन्च की है जो भुगतान संबंधी है, आप सभी जानते हैं। जैसे हमारे इधर चलता है, फोन पे चलता है, गूगल पे, तो ऐसी जो है भाई मालदीव ने एक सेवा लॉन्च की है भुगतान से संबंधित, रुपे। आगे पढ़ते हैं हम। भारत की रुपे सेवा जल्द ही मालदीव द्वारा लॉन्च की जाएगी, ये हमने पढ़ लिया है कि मालदीव द्वारा ये लॉन्च की जा रही है। मोहम्मद मुइज्जू जो है भाई इसके प्रमुख हैं। किसके भाई? मालदीव सरकार, मालदीव जो देश है वहाँ के प्रमुख कौन है? मुइज्जू के नेतृत्व वाली सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री ने यह कदम मालदीपियन रुपया को मजबूत करेगा। ये क्या है भाई? ये किसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं? मालदीव के कोई मंत्री हैं, उन्होंने भाई जो है ये मालदीपियन रुपया को भाई मजबूत करने के लिए ये सेवा लॉन्च की है। कौन सी सेवा लॉन्च की है? ये रुपए। और ये भाई वहाँ की मुद्रा है, वहाँ की मुद्रा को मजबूत करने के लिए ये वाली सेवा जो है वो लॉन्च की गई है। मालदीव की मुद्रा है, उसको आप याद रख लीजिए, मालदीपियन रुपया। चलिए, यह निर्णय तब आया जब मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर, विदेश मंत्री का नाम क्या है मालदीव के? मूसा जमीर, ने 8-10 मई तक भारत का दौरा किया। अभी आपने पहले पढ़ा होगा कि जो भाई हमारे भारत में कौन आए थे? वहाँ के विदेश मंत्री, उनका नाम क्या है? मसा जमीर जो है वो भारत के दौरे पे थे, और वो भी कब से कब तक थे? 8 से 10 मई के बीच में जो है भारत के दौरे पर वो आए थे। चलिए, रुपए एक वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क है, जो हमने पहले बात कर ली है, जिसे 2012 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। ये जो अभी सेवा लॉन्च की गई है मालदीव में, वो भारत के द्वारा ही 2012 में कौन सी कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च की गई थी? भारत के द्वारा कौन सी कॉरपोरेशन? वो हम देखते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 2012 में रुपए जो सेवा है वो लॉन्च की गई थी। और अब जो है भाई उसका अनावरण जो है ऑल ओवर कर रहा है मालदीव। चलिए देखते हैं भाई, राजधानी मालदीव की क्या है? मालदीव की राजधानी है माले। मुद्रा क्या है? जो हमने पहले ही पढ़ ली है, मालदीवियन रुपया। राष्ट्रपति का नाम क्या है? मोहम्मद मुइज्जू। क्या नाम है राष्ट्रपति का? मोहम्मद मुइज्जू जो है वो इसके राष्ट्रपति हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कमांडर
नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने है, पहला ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह, दूसरा ऑप्शन है राहुल रसगोत्रा, तीसरा ऑप्शन है गुरचरण सिंह, चौथा ऑप्शन है नितिन अग्रवाल। बताइए किसी को आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। चलिए जो है भाई इसका आंसर जो है वो है गुरचरण सिंह। क्या है भाई? गुरचरण सिंह जो है वो इसके कमांडर नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के। ठीक है, क्वेश्चन में हाईलाइट जो है उसको जरूर याद रखें, है ना। कुछ कुछ क्या है, क्वेश्चन सिर्फ हम नॉर्मल पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, फिर आंसर तो फिर हम दूसरी सेकंड बात है कि हम देंगे ही, पर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़े। चलिए, 22 एडमिरल गुरचरण ने राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के कमांडेंट का पद संभाला है। ठीक है, गुरु के चरण में पड़ गए थे तो भाई इनको रक्षा का काम मिल गया, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो भाई मई 2024 को इन्हें 22 एडमिरल अजय कोचर से पदभार ग्रहण किया था। इन्होंने भाई कहाँ से इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था? 22 एडमिरल अजय कोचर से जो है ये पदभार ग्रहण किया था मई 2024 में ही यही बात चल रही है। ठीक है, चलिए क्या है भाई, इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने INS खुकरी और INS विद्युत की भी कमान संभाली है। इन्होंने जो है इससे पहले क्या क्या काम किए हैं ये आपको बताया जा रहा है। इन्होंने जो है इससे पहले INS खुकरी और INS विद्युत की भी कमान इन्होंने संभाली है, मतलब इस पद पे भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने अति विशिष्ट सेवा पदक 2024 और नौसेना पदक 2020 प्राप्त किया है। ये स्पेशल पॉइंट है, इसको आप जरूर लिखें। और ये ठीक है, ये 2 पॉइंट जो है वो बीच में है, ठीक है, एक बार पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, पर ये दोनों जो पॉइंट है वो आप बिल्कुल विशेष करके याद कर लें। तो अति विशिष्ट सेवा पदक, कौन सा पदक मिला है इनको? अति विशिष्ट सेवा पदक 2024 में इनको प्राप्त हुआ है, और नौसेना पदक 2020 में इनको प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? गुरुचरण, क्या नाम है? गुरुचरण सिंह जो है, इनका फोटो है, सभी सलामी ठोको ऐसे करके। ठीक है, देश की बात, जब ये कैप और ये जो आप देख रहे होंगे कि ये जो चीजें दिखती है ना, तो एक अलग ही मजा आ जाता है। अगर आपको आता है कि नहीं आता, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि अंदर से क्या वाह के मजे आ गए। तो कुछ ऐसा कर पाए जीवन में कि देश के लिए कुछ कर पाए, ऐसा कुछ। बोलिए भारत माता की जय। चलिए आगे पढ़ते हैं भाई। संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब देखिए क्या बोला गया है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, जो एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो काम करती है, तो वो क्या है भाई? भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन, उनका नाम क्या है? राधिका सेन। मेजर जो है राधिका सेन को 2023 का, कौन से सन का ये भी याद रखें, 2023 की बात चल रही है, उसमें कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया है इनको? मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। इसको स्पेशल याद रखें, राधिका सेन को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए, और वो भी किसके द्वारा भाई? यूनाइटेड नेशन ने इनको ये पुरस्कार दिया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा मेजर राधिका सेन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये जो है यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं, इनका नाम क्या है जो हमने पढ़ा? एंटिनो गुटेरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस जो है वो यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने जो है राधिका सेन को जो है ये पुरस्कार प्राप्त दिया या प्रदान किया। कौन सा पुरस्कार? इसको बार बार बोलो, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है वो प्रदान किया। चलिए, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2003 से हर साल 29 मई, अब जो है अंतर्राष्ट्रीय जो शांति सैनिक दिवस है वो हम कब मनाते हैं? हर साल 29 मई को हम मनाते हैं, और 2003 से ये लगातार मनाया जा रहा है। अभी भी हम तो 29 मई को ये दिवस मनाते हैं, पर 2003 से हम कंटिन्यूस दिवस को मनाते आ रहे हैं, और इसी दिवस के दिन जो है राधिका सेन को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चाहिए, यूनाइटेड नेशन की बात चली है तो हम इसका देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945। कब हुई भाई? 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष जो हमने पढ़ लिए एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके अध्यक्ष है। चलिए
आगे देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अल्लाह मई महीना को कहाँ नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये नाम बड़े अजीब हैं क्योंकि ये अलग अलग देश के नाम हैं। जो व्यक्ति हैं हमारे इधर तो सुरेश, मुकेश, सीता, राम ऐसे नाम रखते हैं। तो आप जहाँ जो है वो अपने देश की अलग अलग संस्कृति उस हिसाब से अलग अलग नाम रखे होते हैं। तो क्या नाम है भाई, अल्लाह माहे हलीना। ये जो है किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं ये आपसे पूछा गया। देखिए ऑप्शन है आपके सामने, फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है चाड, तीसरा ऑप्शन है इटली और चौथा ऑप्शन है ग्रीस। देख लीजिए ये, अगर किसी को इमेज अगर किसी को पता है तो आप शायद देश का नाम बता दें। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर है वो है चाड। चाड जो है वो अफ्रीकी एक देश है। ठीक है, तो उसके जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं अल्लाह माहे हलीना। ठीक है, हलीना करके याद करें, अल्लाह माहे हलीना। चलिए, अल्लाह माहे हयाना को चाड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए, किसके द्वारा किया गया है, वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया होगा। तो राष्ट्रपति वहाँ के कहाँ है, क्या नाम है, इदरीस डेबी। क्या नाम है, इदरीस डेबी। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, चाड एक स्थल रुद्ध अफ्रीकीय देश है। ठीक है, जिसकी सीमा लीबिया, सूडान और मध्य अफ्रीकीय गणराज्य कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर से लगती है। ये एक अफ्रीकी देश है जो मैंने आपको बता दिया। और ये किस किस देशों के से सीमा मिलाता है, देख लीजिए एक बार और, लीबिया, सूडान, मध्य अफ्रीकीय गणराज्य कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर, ये जो है भाई इससे सीमा मिलाता है। चलो, अगर ये याद नहीं होते हैं कोई इशू नहीं है, हमको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है कि ये किस किस से सीमा मिलाता है। पर ये जो नाम आ रहे हैं आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि ये अफ्रीकीय देश है। ठीक है, तो इससे ये याद करने वाली बात है कि नाइजीरिया अफ्रीकीय देश है, नाइजर अफ्रीकीय देश है, अफ्रीकीय गणराज्य कैमरून, सूडान, ये सब जो है अफ्रीका से संबंधित है। ऐसे आप याद रखें। चलिए, अब जो चार्ट के बारे में बात चल रही थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो राजधानी क्या है इसकी, एन जमेना। क्या नाम है, एन जमेना जो है इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है, CFA फ्रैंक। क्या नाम है मुद्रा का, CFA फ्रैंक जो है इसकी मुद्रा है। चार्ट का मतलब ये समझ ला ना, खाने पीने वाला चार्ट। ठीक है, ये फूडी लोग हैं वो सोच लेते हैं जैसे कि मैं। ठीक है, इसको तो नहीं सोच रही पर मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। ठीक है, खाने के लिए अच्छा चाहिए भैया। चलिए, ये क्या महिलाओं का क्वेश्चन है, हम देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई, कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिन एज लाइट। क्या है भाई, इसको स्पेशल पढ़े, हेडलाइन करें इसको, के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार किसने जीता है। इसके ऑप्शन जो है आपके सामने वो है, पहला आलिया भट्ट, दूसरा है एम्मा स्टोन, तीसरा ऑप्शन है पायल कपाड़िया, चौथा ऑप्शन है अनसुईया सेन गुप्ता। बताइए, किसी को पता है तो आंसर बताया है। ऑल बी इमेजिन एज लाइट, ये जो है ये पुरस्कार इसके लिए प्राप्त हुआ है। और वो किसके लिए, कौन सी अभिनेत्री हैं कि जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आप उसके लिए बताएं। चलिए, ये इसका जो आंसर है, पायल कपाड़िया को जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार ये प्राप्त हुआ है। और ये उनकी कोई कृति है उसके लिए ये पुरस्कार मिला है। पुरस्कार का नाम क्या है, ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार, ये पायल कपाड़िया को प्रदान किया गया है। चलिए, पायल कपाड़िया ने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार प्राप्त या पुरस्कार जीता है। अब जो है हमने कांस फिल्म जो है पुरस्कार वो हमने पढ़ लिया है। हमने 3-4 दिन पहले ही ये क्वेश्चन पढ़ा है। अब सभी आप कमेंट कर दें, मैं क्वेश्चन के बाद बता दूंगी कि ये कहाँ पे आयोजित हुआ था। हमने ये पढ़ा है कि ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, कांस फिल्म महोत्सव जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है, इसके बारे में हमने पूरी डिटेलिंग पढ़ी है। आप कमेंट में जल्दी से इसका आंसर दें, मैं जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा उसके बाद जो है इसका आंसर बताऊंगी। तो कांस फिल्म महोत्सव जो है उसमें ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार किसने जीत लिया है भाई, पायल कपाड़िया ने। इन्होंने ऑल बी इमेजिन एस लाइट जो हमने पढ़ा था वो कृति है, इनके द्वारा जो एक बनाई गई जो है वो कृति है, उसके लिए ये इन्हें ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको स्पेशल याद रखें, ये कभी भी आ सकता है, ऑल बी इमेजिन एस लाइट। चलिए, के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पास में डी
ओ पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। देखिए कहने का मतलब है, अब इसमें हमें ये भी पता चल गया कि ये जो कांस्य फिल्म महोत्सव है उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, वो है मानद पालम डियोर। क्या नाम है भाई, मानद पालम डियोर जो है इसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। किस समारोह का, कांस्य फिल्म समारोह का। अब भाई दूसरा सबसे बड़ा, पहला तो ये पुरस्कार हो गया, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार, और इसी की हम बात चल रही है, इसी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। चलिए तो क्या है भाई, कपाड़िया इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है। ये जो है, ये पायल कपाड़िया जी जो है फिल्म निर्देशक हैं, निर्माता हैं, तो ये भारतीय मूल की पहली महिला को ऐसा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये जो भारत के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। चलिए, हॉलीवुड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप, क्या नाम है भाई, मेरिल स्ट्रीप, ये हॉलीवुड है, ठीक है, ये हॉलीवुड से संबंधित है। हम जो है भाई बॉलीवुड है, हमारा जो फिल्म जो वो होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉलीवुड, और बाहर के क्यों क्या बोलते हैं, हॉलीवुड। तो हॉलीवुड अभिनेत्री जो है मेरिल स्ट्रीप को मानद पाम डियोर, ये जो सबसे बड़ा पुरस्कार है कांस्य फिल्म महोत्सव का, उनको ये प्राप्त हुआ है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको स्पेशल याद रखें क्योंकि फर्स्ट भी पूछा जाएगा आपसे। कांस्य फिल्म फेस्टिवल में अनसुईया सेन गुप्ता को अपनी फिल्म, अब अनसुईया सेन गुप्ता के बारे में बात चल रही, वो हम देखते हैं भाई, उनकी फिल्म कौन सी है, सेमलेस। देखिए हमने जो पढ़ा है वो ही क्वेश्चन आ गया है, कांस्य फिल्म महोत्सव से संबंधित जो है सेमलेस के लिए किसको पुरस्कार, इस कृति के लिए किसको सम्मान मिला था, तो हमने आंसर कौन सा लगाया था, अनसुईया सेन गुप्ता, और ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, ये तो हमने पढ़ लिया है, तो आप सभी को याद होगा। वहीं चिदानंद नाइक ने, ये भी हमने पढ़ लिया है कि फिल्म ने भाई कौन सी, सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट टू नो, ये जो है उनकी फिल्म है, किसकी फिल्म है भाई, चिदानंद नाइक जो है उनकी फिल्म है, ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है, ला निफे पुरस्कार। क्या है, ला निफे पुरस्कार जो है उन्होंने जीता है। देखिए अब सीधी सी बात है, हमने 4 पुरस्कारों के बारे में बात कर ली है। 2 पुरस्कार जो अनसुईया सेन गुप्ता और चिदानंद नाइक, ये जो हमने पहले पढ़ लिए हैं, और वो भी किस महोत्सव में, ये टाइटल याद रखें, कांस्य फिल्म महोत्सव में। अनसुईया को कौन सा पुरस्कार मिला है, देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इनको पुरस्कार मिला है। सर बहुत अच्छी इन्होंने एक्टिंग करी, और वो भी किस कृति के लिए, इनकी एक फिल्म थी सेमलेस। अब भाई दूसरे भारतीय कौन से हैं, चिदानंद नाइक, इनको है कौन सी फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है, सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट टू नो, ये फिल्म है, और उनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ला सिनेफ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। अब भाई ये जो कांस्य फिल्म महोत्सव है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, वो है भाई, ये किसको मिला है, मेरिल स्ट्रीप को मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। इसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का नाम क्या है, मानद लामडी जो है वो कांस्य फिल्म महोत्सव का सबसे अच्छा पुरस्कार है, ये हॉलीवुड को मिला है। अब भाई ये कांस्य फिल्म महोत्सव का सेकंड मतलब दूसरा सबसे अच्छा पुरस्कार जो है हमारी भारत की पायल कपाड़िया को मिला है, वो भी किसके लिए, कौन सा पुरस्कार है, ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार। इसको स्पेशल याद रखें। और इनकी जो कृति है किसके लिए मिला है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसके लिए इनको मिला है। 4 जो है हमने अवार्ड पढ़ लिए हैं पुरस्कार, और नाम सहित आप सभी इनको अलग से लिख लें। चलिए अब देखिए 6वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन जो है आपके सामने 29 मई, 28 मई, 20 मई, 22 मई, बताइए। किसी को आंसर पता है तो बताएं भाई। ये एवरेस्ट, चलिए इसका जो आंसर है भाई 29 मई को जो है ये दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2024 29 मई को मनाया जाता है। इसको स्पेशल याद रखें, 29 मई को ये मनाया जाता है। यह दिन उन 2 व्यक्तियों की याद में 1953, कब भाई 1953, इसको स्पेशल याद रखें, 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। सबसे पहली बार जो चढ़े थे 1953 में, इतिहास में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई हुई थी। ये स्पेशल याद इसलिए रखें क्योंकि सबसे पहले एवरेस्ट पे कौन से सन में चढ़े थे, कोई भी नहीं चढ़ा था उससे पहले। सबसे पहले जो चढ़े थे 1953 में, वो भी कौन कौन चढ़े थे हम देख लेते हैं। ये व्यक्तियों का नाम क्या है, नेपाली तेंजिंग
मोर्गे, ये पहले व्यक्ति हैं भाई, मतलब साथ में ही चढ़े थे। और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी जो है ये 1953 में पहली बार एवरेस्ट पे चढ़े थे। तो नेपाल भाई, नेपाल देश पहला चला था, और न्यूजीलैंड के कौन, हिलेरी, और नेपाल के कौन है, तेंजिंग। ठीक है, ये 1953 में पहली बार चढ़े थे। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के बीच स्थित है, ये सभी को पता है, चीन और नेपाल के बीच में स्थित है। नेपाल ने हर साल अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाने का फैसला किया है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने हैं, पहला है उत्तर कोरिया, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस, चौथा है ईरान। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चीन के द्वारा भाई ऐसा हुआ है, चीन के सॉरी रूस के द्वारा ऐसा हुआ है। रूस ने जो है भाई वो तालिबान को है आतंकवादी सूची से हटा दिया है। देख लेते हैं, अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान को रूस प्रतिबंधित आतंकवादी सूची से हटा देगा। ठीक है, ये आप एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो तालिबान को है वो रूस जो है अपनी सूची से ये आतंकवादी, तालिबान जिसको मानते हैं भाई, तालिबान देश जो है उसको आतंकवादी की सूची से हटा देगा। कौन सा देश भाई? रूस ऐसा कर रहा है। यह जानकारी रूस की सरकारी समाचार एजेंसी IRIA जो है नवोस्तकी, क्या नाम है, नवोस्तकी ने दी है। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। रूस के विदेशी और न्याय मंत्रालय ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास भेजा गया है। राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? पुतिन, आप सभी जानते हैं, और उनका फुल नेम क्या है? व्लादिमीर पुतिन जो है, उनके पास ये प्रस्ताव भेजा गया है, तालिबान को भाई आतंकवादी की सूची से हटाया जाए, ऐसा वो प्रस्ताव रखते हैं। अब भाई रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। मुद्रा का नाम क्या है? रूसी रूबल। क्या है? रूसी रूबल। महाद्वीप भाई कौन कौन से? यूरोप और एशिया महाद्वीप में ये सम्मिलित है। और आधिकारिक भाषा जो है भाई रूसी इसकी आधिकारिक भाषा है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मिखाइल, हमने 10 बार पढ़ लिया है, मिखाइल मिशुस्टिन। क्या नाम है? मिखाइल मिशुस्टिन जो है वो इसके प्रधानमंत्री हैं भाई। राष्ट्रपति कौन है? पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। ये देखिए रशिया। चलिए अब क्या है, नवा क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिया गया है। आप सभी को पता है, हमने ये देखा है इनको और हमने पढ़ा भी है इस क्वेश्चन को। चलिए इसके जो ऑप्शन है आपके सामने, डायना एल डूसी, दूसरा ऑप्शन है PT ऊषा, तीसरा ऑप्शन है बिल्किस मीर, चौथा ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी। इसका आंसर बताइए, अगर किसी को इसका आंसर पता है तो इसका जो आंसर है भाई वो क्या है? बिल्किस मीर जो है इसका आंसर है, क्योंकि हमने ये पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, तो आप सभी को इसका आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए। चलिए हाँ, वो जो हुआ था, हमने जो कांच से फिल्म महोत्सव जो पढ़ा, क्योंकि हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, वो जो कहाँ पे आयोजित हुआ था, वो हुआ था फ्रांस में। ठीक है, मैं आपको बताना भूल गई, आप लिख लीजिएगा और आपके पास लिखा भी होगा, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन भी पहले उससे संबंधित दूसरा टॉपिक जो है पढ़ लिया था, तो वो फ्रांस में आयोजित हुआ था। चलिए दोबारा इसी क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी थी। जूरी सदस्य जो समूह होता है, सदस्यों का एक समूह बैठता है, वहां पर कोई डिसाइड, कोई निर्णय लेता है, तो वो जूरी के ही निर्णय से ही आगे जाता है। तो वो भारत की महिला उसमें एक शामिल थी, उनका नाम क्या था? है बिल्किस मीर जो है भाई वो पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में शामिल हुई थी। जम्मू कश्मीर की, यही जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इनका नाम क्या है भाई? बिल्किस मीर जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रच दिया है, हमने देख लिया है, और इनका इमेज जो है वो आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सब चीज़ें जो है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहली बार नहीं, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उनको जो है आप रिवाइज अच्छे से करें। तो इसका शुभंकर क्या बनाया गया था पेरिस ओलंपिक 2024 का? क्या है? फ्रीजियन कैप। क्या है? शुभंकर क्या है? फ्रीजियन कैप। अब क्या है? मशाल वाहक कौन थे भाई? अभिनव बिंद्रा। अब ध्वज वाहक कौन थे? शरद कमल। क्या नाम है? शरद कमल। इनको स्पेशल याद रखें, ध्वज वाहक जो हैं इनको स्पेशल याद रखें, अधिकतर क्वेश्चन ध्वज वाहक से आते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के ध्वज वाहक का नाम क्या था? शरद से याद कर, शरद पूर्णिमा आती है तो ऐसे याद रखें, शरद। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हाल ही में जारी
हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है, कौन सा देश रहा है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत, चौथा है जापान। ये भी इसके बारे में हमने ये तो नहीं पढ़ा कि कौन शीर्ष पर है, ये भी मैंने बाद में बताया था, पर इससे संबंधित क्वेश्चन हमने कुछ दूसरा पढ़ा था। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो बताएं, क्योंकि इस इंडेक्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। हुडिन जो ग्लोबल इंडेक्स 2024 है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, और इसका जो आंसर है भाई वो अमेरिका। अमेरिका जो है इस इंडेक्स में 2024 के इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है, और जो है भारत इस इंडेक्स में 2024 के पिछड़ चुका है। अब बात किसकी चल रही है कि यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न कंपनियां मैंने आपको बताई थी, अगर आपने करंट पढ़ा हो तो। यूनिकॉर्न कंपनी बनने के लिए 1 बिलियन, क्या भाई 1 बिलियन जो है उसका मूल्य होना चाहिए। किसी कंपनी का मूल्य जो होना चाहिए 1 बिलियन होना चाहिए, तब वो यूनिकॉर्न के उस क्षेत्र में आना शुरू कर देती है। तो यूनिकॉर्न की परिभाषा क्या है? 1 मिलियन अगर उसका मूल है, उसको क्रॉस कर जाती है तो यूनिकॉर्न उस कंपनी को नाम दे दिया जाता है। और उसी को जो है उसी की रैंकिंग के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसका शीर्ष पर रहा है अमेरिका। चलिए अब क्या देखते हैं, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्थिति का अनावरण किया गया है। इसको मत पढ़ो, सीधी बात है। अमेरिका जो है इसका फर्स्ट, इसका शीर्ष पर रहा है, इसको जरूर याद करो। मैं बार बार बोल रही हूँ, हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते, सिर्फ आंसर रट लेते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ठीक है, और मैंने आपको बता दिया ये है क्या, और ये शीर्ष पर रहा है अमेरिका। चलिए, मतलब सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां जो हैं वो अमेरिका में डेवलप हो रही हैं। सबसे ज़्यादा कंपनियों का जो उद्भव हो रहा है वो अमेरिका में हो रहा है, और बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था से हो रहा है। अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होने वाली, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जितनी ज़्यादा कंपनी स्टार्टअप खोलेंगी और यूनिकॉर्न लेवल पे जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी स्थिति अर्थव्यवस्था में बहुत हाई होने वाली है। चलिए, 2024 में कम निवेश के कारण भारत में यूनिकॉर्न निर्माण में पहली गिरावट देखी है। ये जो है भाई, इस साल जो है भारत के यूनिकॉर्न निर्माण में ये गिरावट की स्थिति आई है। इस बार जो है 3 यूनिकॉर्न कंपनी हुई है, मैंने आपको पढ़ा है, आप कमेंट में आंसर दें। हमारे भारत में 2024 में 3 यूनिकॉर्न कंपनी जो है स्थापित हुई हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, हमने पढ़ा है। चलिए, विश्व में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न वाले देश कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसमें कितनी है? 703। चीन में कितनी है? 340। और भारत में कितनी है भाई? 67। ये तो बहुत कम है, हमारे इधर तो बहुत ही कम है, पर 3 और जुड़ गई हैं, आप सभी को पता है 2024 में। आप सभी मुझे बताएंगे इसका आंसर। चलिए, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 53 देशों के 191 शहरों में 1453 यूनिकॉर्न को सूचीबद्ध किया है। 53 देशों की कंपनियों को शामिल किया गया। उसमें जो है कितने, 53 देशों के कितने शहरों के अंदर कंपनियां ढूंढी गई? 291। और वो 291 शहरों के अंदर जो है 1453 जो है यूनिकॉर्न कंपनियां इस ग्लोबल इंडेक्स ने खोजी। चलिए, तो जो है ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम जो है कुछ क्वेश्चन जो हम देखते हैं वन लाइनर, वो हम देख लेते हैं। चलिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या है? औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है भाई, औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। कैसे याद रखेंगे? राजीव गांधी जो है भाई राजा, राजा से याद रखेंगे, तो राजा के पास तो रंग ही रंग है, मतलब उसके पास तो हर चीज है, तो ऐसे आप थोड़ी सी ट्रिक लगा के इसको याद कर सकते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम क्या है? रायपुर के छत्तीसगढ़ जो है उसमें रायपुर है, रायपुर का नया नाम क्या है? ये आपसे पूछा गया है। उसका नाम है अटल नगर। अटल नगर जो है भाई वो रायपुर का नया नाम है। इसको स्पेशल याद रखें, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो कैसे याद रखेंगे? जो व्यक्ति हमेशा राय देता रहता है, वो बोलते हैं ना, राय देता है, विचार रखना अपना, तो वो हमेशा अटल रहता है, मतलब हमेशा विजयी रहता है, हमेशा रहता है। तो राय से ऐसे याद रख लो, अटल से। चलिए, बिहार मखाना का नया नाम क्या है? ये आपसे पूछा है, और इसका नाम क्या है भाई? मिथिला मखाना। मिथिला, जो बिहार का मखाना प्रसिद्ध होगा, तो उसका जो मखाने का नाम रखा है वो क्या है भाई? मिथिला मखाना। ठीक है, बिहार से मिथिला आपको याद हो जाएगा, ठीक है, मिथिला कुमारी से सीता जी
तो उससे आपको शायद याद हो जाए। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है, ये तो बहुत पहले हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद्र जो है भाई, उनके ही नाम पर राजीव गांधी खेल जो है उसका रत्न पुरस्कार को, उसका हमने मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया है। चलिए अब क्या है, मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है, पीएम पोषण योजना, ये भी मैंने पढ़ा दिया है, तो ये भी आपको पता होगा। ठीक है, मिड डे मील सब पीएम के वजह से ही तो हो रहा है, तो मिड डे मील भी किसके वजह से होगा, पीएम के वजह से, तो ऐसे आप याद रख लो। और कभी कभी पीएम नहीं आता, पोषण योजना आता है, तो इसको स्पेशल याद रखें। कभी कभी पीएम आपको नहीं दिखेगा और पोषण योजना दिखेगा, तो आप उसको टिक करेंगे। चलिए अब क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का नया नाम क्या है, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, एक्स। इस पर अभी हम कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कोई से जैसे फलाना गृह मंत्रालय के मंत्री ने बोल दिया, एक्स पर हमें ये जानकारी दी। पहले आता था ट्विटर पर हमें जानकारी दी, अब हमें क्या मिलता है, कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको मिलता है एक्स पर ऐसी जानकारी मिली, तो ट्विटर का जो नाम बदल कर वो एक्स कर दिया गया है। फेसबुक कंपनी का नया नाम क्या है, ये भी पढ़ा है भाई, मेटा। ठीक है, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, फेसबुक कंपनी का नया नाम है मेटा। चलिए, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम क्या है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, ये सबको पता है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल जो है वो इसका नाम है, नया नाम है। देखिए अभी इससे मुझे याद आया, आरपीएफ की जो वैकेंसी निकली, हम हमेशा बात करते रहते हैं, बहुत लोगों ने फॉर्म डाले होंगे, अभी उसका कोई भरोसा नहीं कि पेपर कब हो, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अगर किसी ने कांस्टेबल में डाला है या एसआई में डाला है, तो आपके ऊपर अभी बहुत टाइम है, तो आप उस पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तीन सब्जेक्ट आ ही रहे हैं, मैथ, रीजनिंग और जीएस, तो आप जो है बहुत अच्छा उसको कर सकते हैं। रेलवे का कोई भरोसा नहीं पेपर कब ले ले, मुझे ऐसा लगता है समथिंग दिसंबर, ये मेरा व्यू है, ऐसा मैं कोई आंकड़ों को देख के नहीं बोल रही, ये मेरा व्यू है कि दिसंबर समथिंग पेपर होगा। तो अभी अपना जून, आज 1 जून है, तो अगर आप 4 महीने भी कंटिन्यू तैयारी कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारा, आपको जो है आपके पास टाइम है, तो लग जाए पढ़ाई में। अगर आपको वर्दी मिल जाती है तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, और घर वालों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी से जल्दी जो है आप जॉब पालें, क्योंकि आपकी एक जॉब से आपका जो घर परिवार है वो आप उनके, आप कभी कभी, मैं मोटिवेशन कहाँ से आता है, वैसे मोटिवेशन मोबाइल से तो नहीं लेना चाहिए, आंतरिक रूप से मोटिवेशन लेना चाहिए। आप कभी कभी देखते होंगे मोबाइल पे कि किसी का रिजल्ट आ रहा है, तो वो जो पेरेंट्स की जो खुशी रहती है, बस उस खुशी के लिए जो है सभी बच्चे पढ़ें, और वो खुशी माँ बाप को, हर कोई माँ बाप जो है वो डिजर्व करते हैं, तो कृपया इतनी मेहनत कर दें, इतनी मेहनत कर दें, ये 2 साल जितना भी हो रहा है, 1 साल हो रहा है, 6 महीने 7 महीने, उसमें मेहनत कर दें, क्योंकि फिर अगर एक बार पेपर निकलने के बाद जो है वो फिर बल्ले ही बल्ले है। चलिए, तो ये है, और जो कुछ मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, आप कमेंट में उसका आंसर जरूर देंगे। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ, राधे राधे।